गट होता क्या है? हमारे शरीर में होने वाले 90% से या फिर अधिकतर रोगों का प्रारंभ है वो हमारे पाचन तंत्र से ही होता है। खाने को लेके, हमारे भोजन को लेके क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हमारी गट हेल्थ के लिए? गिने चुने 4-5 नियम आप ये फॉलो कर लीजिए, 100 में से 80% आपके गट रिलेटेड इश्यूज अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? दही आपके लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। डॉक्टर रॉबिन, मैं ये एक स्टडी पढ़ रहा था गट हेल्थ पे जो हुई है। 20,000 भारतीयों को इस स्टडी में शामिल करके कुछ कंक्लूड करा गया और कंक्लूजन ये निकले कि 82% इंडियंस को एसिडिटी होती है। इनफैक्ट 38% को तो डेली बेसिस पे एसिडिटी होती है। ठीक है, 56% को जॉइंट पेन्स होते हैं एसिडिटी की वजह से एंड 45% को हेडेक्स होते हैं। मतलब एसिडिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये गट हेल्थ के ऊपर एक स्टडी करी गई। अब मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें समझना चाहता हूँ गट हेल्थ को लेके, क्योंकि मेरी नॉलेज इस मामले में आप मान लीजिए ज़ीरो है, मतलब -1 ही होगी। गलत चीज़ें पता होंगी मुझे डेफिनेटली। तो सबसे पहला तो ये मैं जानना चाहूँगा कि गट होता क्या है। हम बेसिक से चालू करना चाह रहे हैं, गट होता क्या है? ओके, गट कोई थैली नहीं है, मतलब एक छोटा सा पार्ट नहीं है कि आपका पेट है ये गट है, या फिर कोई पेट का या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक ऑर्गन है उसको गट कहा जाता है। आपके खाने से लेके नीचे निकलने तक का पूरा जो सिस्टम है इसको गट मान सकते हैं। और ये कोई एक छोटी थैली जैसा नहीं है कि आपने उसमें छोले भटूरे डाले और वो ख़त्म, इतना ही गट है। जी। गट बेसिकली आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे बुरे अरबों खरबों या नील शंख पद्म ये की मात्रा में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जिन्हें आप जानते हैं, वो मिलते हैं। और ये पूरा एक तरह का एक इकोसिस्टम है जो हमारे अंदर चल रहा होता है। ठीक है, ठीक है। यही गट है। और वहाँ जो ये पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ का जो राजा है ना, आयुर्वेद के अनुसार वो अग्नि है। ओके। अग्नि इस निर्धारित करती है वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, क्या सब कुछ, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर कवर होती है। ओके, ओके। तो जैसे हम बोलते हैं हेल्दी गट और अनहेल्दी गट। तो अनहेल्दी गट होने से, और ये होता क्या है वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन ये पूछना चाह रहा था पहले कि अनहेल्दी गट होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो शायद हमें मालूम हो, कुछ लोग को एक्सपीरियंस भी होती होंगी, और ऐसे भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमें मालूम ही नहीं है। तो आपने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है, उनको रिकवर भी कराया है। तो आप अगर एक्सप्लेन करना चाहें सिंपल लैंग्वेज में कि भाई अनहेल्दी गट होने से क्या क्या इश्यूज हम फेस कर सकते हैं, वो आप समझाइए प्लीज़। आप किसी भी रोग का नाम ले लीजिए, एक आगंतुक रोग, मतलब बाहर से कोई आके आपको बीमारी लग रही है, मान लीजिए आपको चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, उनको छोड़ के लगभग सभी बीमारियों का उद्गम, मतलब हमारा जो प्रारंभ होता है बीमारियों का, वो हमारे गट से ही होता है। और अनहेल्दी गट में मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे सारी चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले तो डाइजेशन इम्पैक्ट होगा ही होगा, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डिफरेंट इश्यू होना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जब आपका गट अच्छे से काम ना कर रहा हो, डाइजेशन अच्छे से काम ना कर रहा हो, तो जो कुछ आप खा रहे हो चाहे वो कितना ही हेल्दी हो, वो अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है, गन्ना आप बहुत अच्छी क्वालिटी का लेके आ रहे हो, वो मशीन ही अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक बात है। तो जूस कैसा निकलेगा? वही वाली चीज़ है। तो अब वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में जहाँ पर न्यूट्रिशन पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाएगा। तो उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के चलते जो कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए वो सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में एक और कॉन्सेप्ट है कि जब आपका पाचन तंत्र अच्छे प्रकार से कार्य ना कर रहा हो, आपका डाइजेशन जब अच्छे प्रकार से कार्य ना कर रहा हो, तो आपका जो
गट है वो आम विष को उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। आम विष एक प्रकार से आप टॉक्सिन्स लगा सकते हैं कि जब आपकी बॉडी किसी चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाए तो जो प्रोडक्ट निकलना चाहिए उसके साथ में थोड़ा सा बाई प्रोडक्ट भी एक तरह से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर वो गट ठीक होता, हमारा डाइजेशन ठीक होता तो वो नहीं निकलता। अब वो आम विष क्या करता है, वो एक प्रकार से टॉक्सिन्स, आप आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो वो टॉक्सिन्स है। तो वो बॉडी के जिस भी पार्ट में जाके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं वहीं पे प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जो भी पेशेंट हैं उसके, आप देखना उनका गट भी डिस्टर्ब रहेगा। आज नहीं है तो पहले ज़रूर था डिस्टर्ब। तो ये भी आपने भी खुद भी इस सर्वे में बताया कि एसिडिटी की वजह से ऑटो इम्यून कंडीशंस भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो लोग माने ना माने पर ये काम इसी प्रकार चलता रहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में होने वाले 90% से या फिर अधिकतर रोगों का जो उद्गम है, प्रारंभ है, वो हमारे पाचन तंत्र से ही होता है। जी जी। तो इसका मतलब अगर हमारा गट सही नहीं है तो हमारा पूरा शरीर एक तरह से कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो श्लोक शायद सुना होगा, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, है ना? जैसा हमारे अंदर है वैसा संपूर्ण शरीर में है। तो मान लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड में है, तो मान लीजिए किसी स्टेट की या किसी नेशन की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो केवल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सरकार पर या फिर गवर्नमेंट पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे देश पर ही पड़ना स्टार्ट हो जाता है। उनका फाइनेंस भी बिगड़ना स्टार्ट होगा, वहाँ के किसान भी प्रभावित होना, व्यापारी भी प्रभावित होना, नौकरी पेशा है वो भी प्रभावित होना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार मेरे हिसाब से जो राजा है ना, वो हमारा पाचन तंत्र ही है, हमारे शरीर का। हमें लगता है कि दिल राजा है, दिमाग राजा है, पर मेरे हिसाब से राजा हमारा पाचन तंत्र है। हमारा इवन जो मूड है, आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च निकल के आ रही हैं कि वो जो हमारे मूड को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो हमारा पाचन तंत्र ही है। हमारे शरीर में बनने वाले सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका जो अधिकतर प्रोडक्शन है वो हमारे गट में होता है। तो ये आपके मूड को प्रभावित तक ये कर सकता है। तो हर चीज़ इसके कहीं ना कहीं सीधे या इनडायरेक्ट तौर पर इससे प्रभावित होती है। आपने मूड की बात कही ना, तो मैं इससे ये भी एक समझना चाह रहा था कि क्या अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो मेरी स्लीप पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं अच्छे से नहीं सो पाऊँगा? और दूसरा, जो कुछ लोग को ना स्ट्रेस रहता है आजकल, जॉब में बहुत स्ट्रेस रहता है। एक तो जॉब की वजह से स्ट्रेस रहता है, लेकिन अगर जॉब स्ट्रेस नहीं दे रहा तो भी कुछ लोग ऐसे चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं या स्ट्रेस रहता है, वो क्या अनहेल्दी गट की वजह से उस पर भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र और हमारा मन दोनों आपस में, इन दोनों का ऐसा गहरा संबंध, आप इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते हो। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका पेट खराब है तो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका दिमाग खराब है तो आपका पेट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ तो पेट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। असल में ये वही बात है कि मान लीजिए आप और मैं लड़ रहे हैं, हम दोनों लड़ रहे हैं। आप ये कहो कि ये चुप होगा, मैं चुप होऊंगा, तो मैं चुप होऊंगा। ठीक है। मैं ये कहूँगा कि ना जैन साहब चुप होंगे तो मैं चुप होऊंगा, ठीक है। वरना मैं चुप ही नहीं होऊंगा। बिल्कुल। तो ये वही वाली बात है। मतलब ये तो चिकन एंड एग वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पर जब आईबीएस या फिर आईबीडी वगैरह की, या बहुत सारे जब डाइजेस्टिव इश्यूज़ के साथ मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, इवन जो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होता है या एसिडिटी का जो पेशेंट होता है, उनको मैं जब ये कहता हूँ ना कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखो, थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। मैं अपने पेशेंट्स को थोड़ा मन को शांत करने वाली दवाइयाँ ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, ख़ास तौर पे जब मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इशू के लिए कोई पेशेंट आता है, चाहे वो कोई भी इशू। तो उनमें से कुछ पेशेंट ये कहता है कि सर मेरा ये ठीक हो जाएगा ना, तो दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा।
फिर वही वाली बात ये आ जाती है कि और दिमाग उनका ये कह रहा होता है कि जब अ, ये ठीक होगा तो वो तो ठीक होगा हाँ, और ये मतलब ये तो साइकिल है एक तरह ये का। यूं ही चलता रहता है। जी जी। तो इसीलिए मन को शांत रखना भी जरूरी है और पेट पे भी काम करना, पाचन तंत्र पे भी काम करना, दोनों पर आपको साथ में काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपको पेट को भी करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रिगर आपका पेट बीच बीच में देता रहेगा। वो भी जब साइकिल चल रही है या कोई स्कूटर या बाइक चल रही है, एक बार बैलेंस बिगड़ता है ना, तो वो ऐसे 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 काफ़ी देर करता रहता है, बिल्कुल। जल्दी से आता नहीं है, और हाँ। आता भी है तो भी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बिगड़ता रहता है। बिल्कुल। तो उसको मौका ही मत दो ना कि अगर हम्म। वो ये ऐसा जाए तो आप इधर हो जाओ, वो हम्म। ऐसा जाए तो आप इधर हो जाओ। तो अब जैसे कैसे, अब गट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम देख तो सकते नहीं, हमको केवल सिम्टम्स के थ्रू पता लगेगा कि भाई मेरा गट अनहेल्दी है कि हेल्दी है। क्या सिम्टम्स होंगे एक अनहेल्दी गट के? सबसे आसान तरीका यही है। अगर कोई सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहे, बच्चा भी आराम से समझ सकता है। आप जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको कोई अनईजीनेस नहीं हो रही, कोई एसिडिटी, हार्ट बर्न वगैरह नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है। थोड़ी बहुत तो सबको बनती है। मान लीजिए आपने कुछ खाया, या आप जब लगातार बात करते हैं तो भी आप एयर गैस्प करते हैं, तो उसके साथ थोड़ा बर्प वगैरह है ना, नॉर्मल है। पर जब आपने थोड़ा सा खाना खाया और इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग वगैरह हो गई, आपके नीचे से गैस निकली जा रही है, बदबूदार गैस निकली जा रही है, तो ये मतलब इंडिकेशन कर रहा है कि आपको डाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपका पाचन तंत्र अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। असल में हम कर क्या रहे हैं, पहले तो ऐसा खाना बनाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत दे, गैस एसिडिटी की समस्या करे, और फिर उस गैस एसिडिटी को खत्म करने के लिए कोई गोली, कैप्सूल या कुछ होम रेमेडी ढूंढते रहते हैं। यार खाने को ही सुधार लो तुम। इनपुट को सुधार लो तो ज़रूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। आउटपुट अपने आप सुधर जाएगा। हम्म। आपका जो कच्चा माल है वो अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा प्रोसेस भी अच्छे से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने खाने की बात करी, हाँ जी। तो थोड़ा मैं आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल है ना, मैं बहुत कम उनको समझता हूँ। तो मैं आज से सीखना चाहूँगा आपसे कि खाने को लेके, हमारे भोजन को लेके क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हमारी गट हेल्थ के लिए। देखिए नियम, आप पूरे नियमों के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे नियम हैं जो शायद एक आम इंसान के लिए आज के समय में विशेष रूप से संभव ना हो पाए। तो इसलिए मैं गिने चुने 4-5 नियम सबको बताता हूँ। आप ये फॉलो कर लीजिए, 100 में से 80% आपके गट रिलेटेड इश्यूज अपने आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला, जब तक भूख ना लगी हो ना खाओ। भूखे रह लो, मरोगे नहीं, ज़्यादा खाने से ज़रूर मर जाओ। अच्छा। ओके। आज के समय में दिक्कत जो अधिकतर लोगों में आ रही है, या फिर मेरे पास जो अधिकतर पेशेंट्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हैं। कम खाने या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कम होते हैं बीमार, होते हैं उसकी वजह से भी, पर ज़्यादा खाने वाले रोगी ज़्यादा है। तो जब तक भूख ना लगी हो ना खाओ। मेरे पापा कभी, अगर मान लीजिए उनको भूख नहीं लगी है ना, उनके आगे कितना ही अच्छा खाना रख दो, हमारी तो थोड़ी सी गलत आदत है, वो हम थोड़े फिसल जाते हैं, पर उनको मैंने देखा है कि बचपन से देखा है, उनके आगे कितना ही अच्छा खाना रख दो, अगर उनको भूख नहीं लगी है वो नहीं खाएंगे, उनका पसंद का हो तब भी नहीं खाएंगे। जी। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर वो अभी भी पेट में पड़ा हुआ है, आपको अनईजीनेस उसकी वजह से है, आपके पसंद का आ गया, आपका दिमाग तो ये फिर से पेट में अपने आप जगह बना लेगा। आप थोड़ी देर बैठोगे, उसकी खुशबू सूंघोगे, अपने आप पेट में जगह बना लेगा। पर जब तक पहले खाया हुआ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दूसरा खाना आपके लिए जहर के समान, ये धीमा जहर ही है, वो आम विष जिसको कहा जाता है वो है। ये टॉक्सिन्स पैदा करेगा, बीमारियों का घर बनेगा। तो पहले जब तक खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना हो जाए, दूसरा ना खाओ। तीसरा, समय पे खाना खाओ। बेवक्त जो खाना खाते हो वो सबसे बेकार। अगर कोई, जिस मान लीजिए दोपहर का समय है, आपका छूट गया, मान लीजिए किसी वजह से लेट हो गया, आप उसको स्किप कर दो, ज़्यादा बेहतर है। या बहुत लाइट मील आप लो, स्नैक्स जिसको कहा जा सकता है, वो आप ले लो,
चने, भुने हुए चने या फिर मखाने वगैरह इस तरह का। पर वहाँ पर आप भोजन को स्किप कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा खाना खाते ही लेट मत जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो। ये सबसे गंदी आदत आज के समय में लोगों को लग रही है, और इसी वजह से है ना, मैं मेरे अधिकतर पेशेंट्स को ये कहता हूँ, आप रात का खाना छोड़ दो। अच्छा। क्योंकि रात को 9-10 बजे अपने काम से वापस आएंगे, 11 बजे खाना खाते हैं और फिर 11:20, 11 11:50। बजे खाना? हाँ, बहुत सारे लोग, अरे सर, मैं तो खुद आपकी तरफ मैं भी हैरान होता था इस तरह की बातें सुन सुन के। पर है ना, अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि कुछ लोगों का एक यूजुअल टाइम बना हुआ है कि 11 बजे से पहले तो खाना चलता ही नहीं है। तो और उनके घर में पूरा लाइन से, मतलब किसी को डायबिटीज़ हो रखी, कि कोई हार्ट पेशेंट है कोई, और फिर भी अपनी आदतों को नहीं सुधार रहे। हम्म। इतना सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आप ये चीज़ें मत खाइए, वो मत खाइए। थोड़ा बहुत तो मान लो यार, सारी की सारी मानता हूँ कि वहाँ उल्टी सीधी बहुत चीज़ें आती है, कुछ भी मन में आता है वो शब्दों की उल्टी करके चला जाता है। पर 100 की 100 बातें भी गलत नहीं होती, थोड़ा बहुत कहना मान लिया करो, और ख़ास तौर पे रात का खाना मत खाया करो। आज के समय में अगर आप लेट हो रहे हो ना खाना खाने में, तो बेहतर है आप ना ही खाओ। बिल्कुल। अंधेरा होने से पहले आप खाना खा लो, बेहतर रहेगा। ठीक है। हमारे ना सर जैनियों में तो ये होता है, हाँ जी। ट्रेडिशनली जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं ना, हमारे तो पहले ये होता था कि 5-5:30 बजे शाम को किचन के ताला लग जाता था कि कोई जाएगा ही नहीं अंदर, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफस्टाइल थी जिसमें आपकी जो शाम सूरज ढला उसके बाद कुछ नहीं खाना, क्योंकि उसके बाद आप सोओगे, मानो 8-9 बजे, जल्दी सोने का भी था कि आप 8-9 सो गए, सुबह फिर आप 4 बजे उठ के अपना कर सकते हो। लेकिन वो तो खैर देखो लाइफस्टाइल अब पॉसिबल भी नहीं है बहुत लोग के साथ, जॉब है, प्रेशर्स हैं वगैरह। लेकिन जो आपने ये चीज़ बोली कि अपना रात का खाना जल्दी करो और स्किप कर दो, अक्षय कुमार करते हैं, बहुत फिटनेस वाले लोग हैं जो करते हैं इस चीज़ को। सर पहले ना आप प्रोडक्ट नहीं थे, हम्म। हॉस्पिटल्स का बिजनेस नहीं था। जी जी जी, बिल्कुल। आज के समय में आप प्रोडक्ट बन चुके हो। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो यार, कितने बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही चल हैं, रही हैं, सही है। 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं। उनका बिजनेस भी तो चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हुई बात की टाइमिंग क्या होनी चाहिए खाने की, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अब थोड़ा इस पे भी मुझे आपसे सीखना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग पॉइंट मेरा दही का है। अब ये ना हमारे घर में भी बड़ी डिबेट होती है मेरे और मेरी वाइफ के बीच में। वो कहती हैं कि रात को या शाम को कर्ड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मेरे दादी दादा के टाइम पे हमें ये बताया गया था कि भाई लंच में खा लो मैक्स, उसके बाद दही नहीं खा सकते आप। मुझे नहीं पता क्या सही है आयुर्वेद के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, साइंस जिस चीज़ को आज या कल या परसों जाके प्रूव करेगा ना, वो समय द्वारा परीक्षित हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही समय द्वारा परीक्षित कर चुके हैं उस चीज़ को। हम साइंटिफिक डाटा लेते हैं, 90 दिन का, 90 दिन किसी के ऊपर रिसर्च हुई, 1 साल किसी के ऊपर, ज़्यादा ज़्यादा 2 साल किसी के ऊपर रिसर्च हुई। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, वरना तो 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन वगैरह यही चलता है। कोई चीज़, कोई नियम अगर वो सालों साल से चला आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से समय द्वारा परीक्षित है। लोगों ने उसका प्रभाव अपने शरीर के ऊपर देखा होगा, जी। तभी अपने बच्चों को बताया होगा, वरना बेवकूफ़ थोड़ी थे कि उनके पास खाना था और उसको रात को खाने से मना कर रहे थे। आपको शाम को 5, 5:30 बजे के बाद क्यों खाने के लिए मना करते थे? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, आपका शरीर ठीक रहे, इसीलिए। तो ये चीज़ें है ना, लोगों को बाद में जाके समझ में आती है। आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की बात करते हो, असल में तो है ना, होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च, पर फंड्स जो आयुर्वेद के ऊपर जो स्पेंड होते हैं, वो अधिकतर डॉक्टरों की सैलरी वगैरह और इन चीज़ों में ही खर्च हो जाते हैं। तो R&D के लिए बचता ही नहीं है पैसा। जी। जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा नहीं है तो वहाँ रिसर्च भी नहीं होगी, और रिसर्च नहीं होगी तो दूसरों को बोलने का मौका मिलता ही रहेगा। आयुर्वेद के अनुसार दही का जो नेचर होता है ना, अभिसंधि होता है, और इसीलिए मैं अपने अधिकतर वीडियो में कहता भी रहता हूँ, दही
नहीं है सही। ये मेरी बार बार ये बात बोलता हूँ और बहुत सारे लोग इस पे आलोचना भी करते हैं, पर मैं फिर भी यही कहता रहूँगा, दही नहीं है सही। मैं आपको ना जाने कितने रोगों के नाम बता सकता हूँ, वहाँ पर दही आपके लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। दही तो खास तौर पे जब आप अभिसंधि का मतलब होता है चैनल्स को ब्लॉक करने वाला, स्लाइमी नेचर जिसका होता है ना, दही का नेचर वो होता है। तो हमारे जो स्रोतस हैं, हमारे जो चैनल्स हैं, उनको ब्लॉक करता है। तो ख़ास तौर पे जब मेरे पास कोई ऑटोइम्यून कंडीशंस का आता है, कोई पेशेंट किसी भी तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन, वहाँ पर दही मैं साफ साफ मना करता हूँ। इवन आईबीएस आईबीडी, जहाँ पर जितने भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन वगैरह या फिर कितने भी आपको अलग अलग पैथी के डॉक्टर आप मिलेंगे, वो कहेंगे दही खाओ, मैं वहाँ पर भी मना करता हूँ, दही मत खाना। दही के बहुत अच्छे अल्टरनेट ऑप्शन है, वो आप खाइए। दही अगर आपको खाना ही है, उसमें इतना पानी मिलाओ, उसका मक्खन निकाल लो, जब जो छाछ बनती है ना, वो खाओ। छाछ के लिए ये कहा गया है आयुर्वेद में कि इंद्र को भी ये प्राय है, मतलब इंद्र के लिए भी ये बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, वो हम इंसानों को मिल रही है। उसको छोड़ के हम ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, कोई आजकल हंकर्ड वगैरह, और ये इतनी खराब चीज़ें हैं, खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, या आपका जन्म ऐसी जगह पे हुआ हो जो बचपन से आप खाते आ रहे हो, तो आपकी बॉडी सातम्य हो जाती है, यूज्ड टू हो जाती है, तो उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए वो कम हो जाता है। पर जैसे जैसे आप ने कहीं पे देखा सुना और ऐसी चीज़ें आप अब जाके स्टार्ट करते हो, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा, फ़ायदा कम करेगा। और जो ये कहते हैं ना, रात को दही खाने से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी ऐसे ही पेशेंट आते हैं जो बाद में उनको अपने आप समझ में आ जाता है। देर आती है पर दुरुस्त आती है। दुरुस्त तो नहीं आएंगे। अच्छा। दुरुस्त होंगे तो मेरे पास क्यों आएंगे ही? अच्छा। पर आते हैं वो, जी फिर बाद में अपने आप समझ जाते हैं। जी जी। तो ओके, तो आपने तो मेरा कॉन्सेप्ट और भी चेंज कर दिया। अभी आप कह रहे हैं फॉरगेट अबाउट रात्रि में दही खाने वाली बात, वो तो अलग हो गई, वो तो अलग ही है। आप कह रहे हो कि दही खाना ही नहीं चाहिए। दही रोजाना खाने वाली चीज नहीं है। दही अगर आपको खाना है ना, सप्ताह में 1-2 बार, ज्यादा करो 3-4 बार, इससे ज़्यादा खाने वाली चीज़ नहीं है। रोज़ रोज़ खाने वाली तो दही चीज़ नहीं है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे दही के अंदर, दही अकेला कभी नहीं खाना चाहिए। एक और बहुत लोगों के मन में मिथ्या भ्रम है। एक राजीव दीक्षित जी का क्लिप वायरल होता है कि नमक मिला के खाने से उसमें बैक्टीरिया मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दरअसल मैं राजीव दीक्षित जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर है ना, ज़रूरी नहीं है उनके मुख से जो भी चीज़ें निकली वो सही हो। कुछ चीज़ें गलत हैं उनकी। खास तौर पे ये दही वाले पार्ट को लेके आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप दही में सेंधा नमक मिला सकते हो। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दही कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको, जैसे मूंग की दाल, शहद या फिर मिश्री वगैरह, आपको मिला के ज़रूर खाना चाहिए। अकेला दही तो और मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नुकसानदायक। हाँ करेगा। जी। और दही ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं खा सकते। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपको कोई रोग नहीं है, आप सप्ताह में 2-3 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा बेहतर विकल्प है, आप उसका मक्खन निकाल लो, उसमें से उसमें बहुत सारा पानी मिलाओ, जो छाछ मिले ना वो आप पियो। दही आप गर्मियों के समय, जो ये मौसम चल रहा है, इस समय दही दही नहीं खाना चाहिए। दही को लेके बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि दही तो ठंडा होता है, असल में दही का नेचर गर्म होता है। ओह अच्छा, मैं तो ये सोचता कि गर्मियों में तो बल्कि खाना चाहिए दही। छाछ लेनी चाहिए, ओके। उसका नेचर ठंडा होता है। मैं कहा ना, इंद्र के लिए भी प्राय है, मतलब इंद्र को भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वो चीज़ छोड़ के हम ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा है, पर उसको सही तरीके से यूज़ करो। मान लीजिए आपके पास तलवार है, वो बंदर के हाथ में तलवार वाली बात। बात हो गई। ओके, अच्छा, इतना इतना ज़्यादा आप मतलब दही को दही सही नहीं मानते नहीं, हैं। मैं तो ये साफ साफ मना करता अच्छा, एक बात बताइए, फिर ये प्रोबायोटिक है दही, ये भी तो हूँ। बोलते हैं मैं लोग। आपको मैं कह रहा हूँ कि यार सही तरीके से यूज़ कर लो। मैं हम्म खाने से वैसे मना नहीं कर रहा। हम्म आप उसके अंदर पानी मिला के मक्खन निकाल के तब भी प्रोबायोटिक बचेंगे ना उसके अंदर, तब खाने से थोड़ी मना कर रहा हूँ। अच्छा, और इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को कि भाई दही खाने से ये हो गया, ऐसा कुछ? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी की जॉब चली गई,
मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, तो वो अगले दिन सड़क पे थोड़ी आ जाएगा, जी। थोड़ा बहुत तो सेविंग होगा ना। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन दही खा लिया या महीने भर लगातार दही खा लिया या अभी तक आप दही इस गलत तरीके से खाते आ रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिक्कत आज ही मिलेंगी। वो एक तरह से टॉक्सिन, जो मैंने कहा ना कि वो आम विष धीरे धीरे अकुमुलेट होता रहता है, हम्म। और जब वो अपना एक चरम पर पहुंच जाता है प्रभाव, जब बैंक करप्सी वाला आ जाता है, तो अपने आप ही फिर उसका प्रभाव दिखना स्टार्ट हो जाता जी। जी। ओके, तो ये तो बात हुई दही से रिलेटेड। अब मुझे आप ये बताइए कि आयुर्वेद में और क्या चीज़ें हैं जो हमारी गट के लिए अच्छी हैं, हेल्थ के लिए। आपने छाछ का बताया है। कि छाछ बहुत बढ़िया है, तो ठीक है, वो समझ में आया। और क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए? हमारे जो मसाले हैं, अच्छा। मैं तो अपने वीडियोस में बार बार ये कहता रहता हूँ, अपने घर के खाने की, अपनी रसोई के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी ताकत को पहचानो। आपके मसाले ही आपके असल में तो, जब आज के सिस्टम से पहले, आज के ये 100-200 साल पहले, आज के सिस्टम से पहले हमारी रसोई ही हमारा पहला जो चिकित्सालय जिसको कहा जाता है। आपकी दादी नानी, आपने सुना होगा ना, दादी के नुस्खे, नानी, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए होते थे। हम्म। आपके जो मसाले हैं ये आपके गट के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी को गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, अजवाइन, सौंफ और थोड़ा सेंधा नमक मिला के फाकी बना के खाना खाने के बाद उसको ले लिया करो। किसी को एसिडिटी ज़्यादा होती है, सौंफ और मिश्री खाने के बाद चबा लिया, जो होटल में मिलती है वो आप चबा लिया करो, उससे एसिडिटी कम हो जाएगी आपकी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अपने गट को ठीक रखने के लिए। इसके अलावा कभी कभी फर्मेंटेड फूड आप ले सकते हो, तो वो भी अच्छा। फिर यहाँ पे फिर वही सातम्यता वाली बात आ जाती है। फर्मेंटेड फूड भी डेली डेली कंज्यूम करने वाली चीज़ नहीं होती है, ख़ासतौर पे हम जैसे नॉर्थ इंडियंस वगैरह हैं, तो पर साउथ इंडियन है, वहाँ पे अगर वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो एक वो सातम्यता आ जाती है, बॉडी उनकी यूज टू हो जाती है, तो फर्मेंटेड फूड डेली कंज्यूम कर सकते हैं। कांजी, कांजी को लेके, कांजी बहुत अच्छी चीज़ है। अब वही दही वाला, लोग है ना एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, अब प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं, अब मैं देख रहा हूँ फाइबर के पीछे लग गए, प्रोटीन पुराना होता जा रहा है, फाइबर के। कुछ नया लेके आओ हाँ, मार्केट में। उससे पहले ना कांजी का चला हुआ था ट्रेंड, ये कांजी वो कांजी, लोग ग्लास भर भर के कांजी पी रहे थे, और फिर आ रहे थे कि ना सर हमारा तो डाइजेशन और ख़राब हो गया वो कांजी पीने से। कांजी कितनी लेनी चाहिए? ये कप है इसका 1/4, इतना मैक्सिमम पर डे। और लोग तो पूरा पीते हैं गिलास भर के। अति सर्वथा वर्जित। हम्म। अति किसी भी चीज़ की हो उसका त्याग करना चाहिए, वो अच्छी नहीं होती है। आपको देश काल पात्र के हिसाब से इवन जो आयुर्वेद के नियम है उनको भी देखना चाहिए, आप कहाँ पर रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सातम्यता है, सातम्यता। जैसे दही और चावल साथ में मिला के खाना आयुर्वेद में मना किया गया है। मना किया है? हाँ जी। अब आप कोलकाता साइड में चले जाओ, वानुक प्रदेश, मतलब जलीय इलाका वहाँ पर ज़्यादा है, और वहाँ के लोग इसको एक यूज टू हो चुके हैं इस चीज़ को। साउथ इंडिया में भी खाते हैं, पता है, हाँ मील के बाद जो तो कर्ड राइस जो होता हाँ, है। तो ये दही चावल वो सातम्य उन्होंने कर लिया है, पर आप और मैं जैसे कभी कभी उसको कंज्यूम करेंगे या उसको डेली कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी यूज तो नहीं है उसकी। यूज टू नहीं है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन, मुझे चाय के बारे में भी आपसे पूछना था कि आयुर्वेदा में चाय को लेके क्या कहा गया है? देखिए, चाय जो है वो अभी हाल फिलहाल में 100-200 साल पहले ही जब अंग्रेज़ों के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई है, तो चाय वगैरह का ऐसा स्पेसिफिक आयुर्वेद में कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि आपको चाय पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। पर आज के हिसाब से जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता आ रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि चाय तब तक अच्छी है जब तक उसमें दूध ना डाला जाए, चीनी ना डाली जाए, तब तक अच्छी है। मतलब आप ब्लैक टी? ब्लैक टी, ग्रीन टी, आप ये ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, उससे जो चाय के बेनिफिट है वो आपको मिल जाएंगे। पर हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है, हर चीज़ में स्वाद चाहिए, बिना स्वाद के तो दवाइयाँ भी। अब बहुत सारे पेशेंट आके कहेंगे सर दवाई तो कड़वी है, और मैं दवाइयों में रसगुल्ले के स्वाद से ये आएंगे यार, तो कमाल की ठीक बात कर रहे हो। है। ठीक है, तो ठीक है। वही चाय वाली बात कि उसमें भी दूध डाल दिया, इलायची, अदरक वगैरह। अब बहुत सारे ये लोग कहे, ये
क्वेरी आएगी मेरे पास कि डॉक्टर साहब चाय में ऐसा क्या डालें कि वो हेल्दी हो जाए। मैं चाय में दूध डालना बंद कर दूं, चाय में चीनी मतलब चीज़ें डालना कम बंद कर कर दो। दूं। हाँ, वही वाली बात है कि है ना, हम ज़्यादा खाने की वजह से मर ज़्यादा रहे हैं, बशर्ते कुछ छोड़ने के बजाय। अच्छा, एक और चीज़ मैंने मैंने बहुत सुनी है, आयुर्वेद में 3 तरह की फूड की कैटेगरी बताई गई है ना? सात्विक, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक तामसिक। जो है ये असल में हमारे मन के गुण है। सत्व, रज, तम। और ये हमारे जो आप बात करना चाह रहे हो वो है वात, पित्त और कफ। वो दोष होते हैं, वो हमारी बॉडी को एक बैलेंस बना के रखने में और हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए होते हैं। ये हमारे मन के गुण हैं। सत्व गुण, राजसिक गुण। सत्व गुण जैसे पूजा पाठ वगैरह में जो सात्विक आहार, या आपने सुना होगा सात्विक वातावरण है, बहुत मतलब अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। राजसिक में ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष। तामसिक में बहुत ज़्यादा क्रोध, किसी के मतलब कुछ चोट पहुंचाने की, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने की, जब ऐसा रहे कि बस सो जाओ, ऐसी चीज़ें ये तामसिक में आती है। पर मुझे लग रहा है आप बात करना चाह रहे हो वात, पित्त और कफ के बारे में। नहीं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसलिए पूछ रहा था आपको कि मैंने फूड के बारे में से सुना है कि जैसे ब्राह्मण्स में भी होता है ये, जैन्स में भी, हमारे तो होता ही है, हमारे तो रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते फॉर एग्जांपल, लेकिन ब्राह्मण्स में भी होता है कि अगर आप प्याज है या लहसुन है, उसको बहुत लोग तामसिक वाले फूड में काउंट करते हैं। जी, ये राजसिक तामसिक दोनों मिक्स है। प्याज लहसुन दोनों है। और अभी हमने गट को लेके जो बात की थी, उसके अंदर गट का, हमारी जो पाचन तंत्र का और हमारे मन का जो संबंध बताया गया था, ये वही वाली बात है। आप जैसा खाना खाओगे वैसा, क्यों कहा जाता है जैसा हो आपका अन्न वैसा हो आपका मन। इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसा खाना खाओगे, हर खाने का एक अपना एक अलग नेचर होता है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि खाना बनाने वाले का भी कैसा मन है, इसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे आजकल है ना, बड़ा फैशन, खास तौर पे जब से मैं गुड़गांव आया हूँ, मैंने ये देखा कि है ना, बच्चा रखने के लिए भी एक हेल्प चाहिए, खाना बनाने के लिए भी एक हेल्प चाहिए है, और सफाई करने के लिए, घर में सफाई करने के लिए भी एक हेल्प चाहिए। चलिए, टॉपिक से थोड़ा अनवैध पर जा रहा है, पर आप जब खाना बनाने के लिए, आपका जो खाना, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति बना रहा है जिसके जीवन में एक संघर्ष पहले से चला आ रहा है, उसका मन दुखी है, मैं लिख कर ये बात देने के लिए तैयार हूँ कि वो खाना अगर आप खाओगे ना, आपका भी मन धीरे धीरे वैसा ही अनुभव करना स्टार्ट कर देगा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे। इतना फीलिंग्स, एक की फीलिंग दूसरे की फीलिंग्स को फर्क, खास तौर पे खाना बनाने वाले की तो मैं तो पूरा ये बात यकीन के साथ कहता हूँ कि खाना घर के लोगों को ही बनाना चाहिए, और खुश मन के साथ ही बनाना चाहिए। ना दुखी मन के साथ खाना बनाना चाहिए, ना दुखी मन के साथ खाना खाना चाहिए। जी। तो जो ये कहते हैं कि जो खाना, फूड जो है वो सात्विक फूड है कि तामसिक है, कि ये फिर फूड से नहीं रिलेटेड, आप कहना चाह रहे हैं? फूड से रिलेटेड है। ओके। फूड भी, अब आप लहसुन, प्याज, ये व्रत वगैरह में क्यों मना किया जाता है? अब आपके जो चतुर्मास वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कि बस आपको यही खाना है, क्योंकि जितना आप तामसिक या राजसिक भोजन आप करोगे, उतना आपका मन विचलित होगा, उतना आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, उतना ईश्वर को आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए मना किया जाता है ये सारी चीज़ें। ओके, ठीक है। एक और इससे जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आता है, और स्पेशली क्योंकि मैं, बहुत सारे मेरे जो नेटवर्क में लोग हैं जैन्स हैं और सात्विक खाना खाते हैं, सूरज ढलने से पहले खा लेते हैं, बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, क्योंकि बाहर प्याज और लहसुन के बिना कुछ मिल पाना, अब तो फिर भी बहुत जगह जैन खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर खाना प्योर नहीं मिल सकता आपको, मिलावट उसमें होगी, किचन में गड़बड़ी होगी, हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोग जो सात्विक खाना खा रहे हैं, हर समय ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, उनको भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर अब उनका क्या रीज़न हो सकता है और उसको कैसे ट्रीट करा जा सकता है? रीज़न तो फिर वही, वहाँ पर सबसे देखिए, आप हो सकता है कि ना मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहराता हुआ आपको लगूं, पर सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण जो मुझे लगता है कि
ऐसे लोग जो बिल्कुल सात्विक खाना खा रहे हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, उसके बावजूद भी गट रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके मन, उनका जो दिमाग, जो स्ट्रेस, जो आजकल की भाग-दौड़ है, जो समय पे खाना ना खाना है, ये ऐसी चीज़ें ही, ज़रूरी नहीं है कि हम आपका केवल खाना, आपका रहन-सहन भी डिसाइड करता है कि आपके खान-पान का कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ओके। आप सेम खाना 2 बच्चों को दे रहे हो, एक बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक बच्चे का नेगेटिव है, दोनों की डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी। जी, जी। तो उसी तरीके से हमारे गट के ऊपर भी यही, आप बहुत अच्छा सात्विक खाना खा रहे हो, उसके बावजूद आपका स्ट्रेस, वर्कलोड वगैरह ऐसा है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा, या आप ऐसा कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर रहे हो, हुँ, केवल सत्व रज तम हमें केवल खाने से ही ग्रहण नहीं होते, हमारे आसपास के वातावरण से भी ग्रहण होते हैं, जी, जी, बिल्कुल। है ना? इन चीज़ों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सब कुछ सही खाते हुए भी इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है, सही खाने में हम कई बार चीज़ों को बैलेंस करना छोड़ देते हैं। बैलेंस करना इन द सेंस कि न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो हमारी डाइट से गायब हो जाता है। हुँ, आपको अपना घर परिवार या पूरा एक राज्य या देश चलाने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छे लोगों की भी, बुरे लोगों की भी वो थोड़ा-सा बैलेंस एक तरीके से बना के रखने में हेल्प करते हैं। और आपको कठोर मन वाले लोगों की भी, एक कोमल मन वाले लोगों की भी। तो उसी तरीके से भोजन में भी आपको न्यूट्रिशन हर तरीके का चाहिए। पर हम जिसको घर का खाना, बैलेंस डाइट, वो घर का खाना कह के कहते हैं, वो बैलेंस डाइट नहीं होती बहुत बार। तो इस वज़ह से भी थोड़ा इश्यू, ये हमारे जो बैलेंस वो बिगड़ना स्टार्ट होता है, तो इश्यू आने स्टार्ट होते हैं। जी, जी। एक और चीज़ है जो प्रोबायोटिक्स को लेके मुझे बहुत क्वेश्चन था। एक मन में आता रहता है कि आजकल मार्केट में या बाहर भी बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं प्रोबायोटिक्स के नाम पे, कि गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके अच्छे बैक्टीरिया को ये रिस्टोर करते हैं वगैरह, वगैरह। आपका क्या मानना है इस पूरे टॉपिक पे? देखिए, अगर कोई आपने बहुत लंबा चौड़ा एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया हो, बहुत आपने कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया हो, या बहुत लंबे टाइम की आप एक बीमारी से उठकर बाहर आए हैं, जहाँ पर आपका पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो एक बार सप्लीमेंट के तौर पे उनका प्रयोग मैं, चलिए मान लेता हूँ कि आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक हेल्दी व्यक्ति है, यार अपने घर पे ही थोड़ा ध्यान दे लो, अपने रसोई में रखी चीज़ों पे ही थोड़ा ध्यान दे लो। आपने जैसे कर्ड राइस वाला बताया, आप कभी-कभार उसमें पानी मिला के वो आप कभी-कभार आप ले सकते हो। फर्मेंटेड राइस आप ले सकते हो, कांजी कभी-कभार ले सकते हो। एक छाछ, अभी हमने इतनी लंबी-चौड़ी उस पे बात की, वो आप डेली ले सकते हो। तो इन चीज़ों से, कांजी आप कभी-कभार थोड़ा बहुत ले सकते हो, इन चीज़ों से आपका आराम से पूरा हो जाता है। ये मतलब बाहर से सप्लीमेंट्स फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी लोगों को ज़रूरत ज़रूरत नहीं है। नहीं होती है। पर अगर आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है किसी भी वजह से, मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक का कोर्स किया, तो फिर आपको लेना ही एक बार पड़ सकता है। एंटीबायोटिक्स की आपने बात करी, मुझे एक ये भी काफ़ी चीज़ खलती भी है कि भारत में बहुत जल्दी-जल्दी हर जगह पे एंटीबायोटिक्स ऐसे मिलती है, मतलब ओवर द काउंटर मिल जाती है एंटीबायोटिक्स। तो ज़्यादा यूज़ होता है मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक्स का भारत में। उससे गट हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं, मतलब फ्लू किसी को हुआ है, हाँ। खाँसी जुकाम हुआ है, तो उसमें तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये ज़रूरत तो नहीं होती। बाकी मुझसे बेहतर कोई एलोपैथिक डॉक्टर ही इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा, क्योंकि ये उनका काम है। पर फिर भी आप कोई ये ऐसी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं जो अच्छे बुरे को नहीं देखती, उसके सामने जो आया वो सबको ही मारेगी। जी, तो आप वो ये नहीं देखेगी कि ये बैड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, तो वो सबको ही मारेगी। जी, जी। तो जाहिर सी बात है कि उससे आपका जो गुड बैक्टीरिया की वो जो कॉलोनी है उन पे इम्पैक्ट आएगा, जो उनकी संख्या है उन पे इम्पैक्ट आएगा, और उससे आपका डाइजेशन भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ही। डॉक्टर रॉबिन, एक और चीज़ जो काफ़ी मेरे को सुनने में आती है, जो लोग बोलते हैं, क्योंकि जैसे भारत में सब लोग विटामिन डी हमारा सबका कम होता है, बिल्कुल। तो लोग बोलते हैं कि मशरूम्स को आप धूप में रख दो और फिर उनको कंज्यूम करोगे तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। कहाँ तक सही है ये बात?
ना तो पूरे तरीके से सही है ना पूरे तरीके से गलत है। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है जिसका विटामिन डी बिल्कुल ठीक चल रहा है, एक बिल्कुल ठीक रेंज में है, अगर वो अपने विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करना चाहता है तो ये काम कर सकता है। कुछ हद तक ये मेंटेन करने में हेल्प करेगा। पर अगर किसी का लेवल कम है, आपने कहा कि 90% इंडियन का कम है, कम वालों पे ये कितना बढ़ाएगा? ये जितना बढ़ाएगा उससे ज़्यादा की हमारी डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेंटेन करने वाले चीज़ है, ना कि ये आपकी कमी को पूरा कर देगी। जी। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, बढ़ा चढ़ा के, चिल्ला चिल्ला के, जितना आप बोलोगे, जितना आप अपने वीडियो में कंट्रास्ट रखोगे उतना ज़्यादा वो चलता है। जी। पर चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। ठीक है। मैंने ये भी सुना कि जैसे B12 की डेफिशिएंसी भारत में बहुत होती है, तो मेरे फीड में बहुत बार ये भी आया है कि आप जैसे फर्मेंटेड चीज़ें लोगे तो आपका B12 बढ़ जाएगा। वही वाली बात है, विटामिन डी वाली। वो फिर से वही कहूँगा कि ना, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को कन्वेंस कर सकते हो, पर सच्चाई नहीं बदलेगी। मैं खुद चाहता हूँ कि बिल्कुल अपने नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके सारे लोग ठीक हो जाएं, सभी रोग दूर हो जाएं। पर है ना, बहुत बार चीज़ें जिस लेवल पे हमें चाहिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसे मैंने एंटीबायोटिक का अगर लंबा चौड़ा कोर्स आपने किया है तो वहाँ पे मैंने आपको कहा कि ना, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़ी तो आप ऐसी कंडीशन में ले सकते हो। वही वाली B12 के साथ भी वही वाली चीज़ है, विटामिन डी के साथ भी। अगर आपका मेंटेन है, आपका विद इन रेंज है और आपको उसे केवल मेंटेन रखना है, तो ये चीज़ें फर्मेंटेड राइस या कांजी या आप मोरिंगा की पत्तियाँ, ये मेंटेन रख सकती हैं उसको। पर किसी का मान लीजिए 150 है, उसको 500 कर दो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं ना जाने कितने पेशेंट्स के ऊपर ये ट्राई कर चुका हूँ, वो कम नहीं करेगा। काम करता भी है तो नाम मात्र, जिस स्पीड के साथ हमें चाहिए, जितना चाहिए वो नहीं करता, उतना नहीं करता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्स वगैरह की, देखिए मेरी है ना, किसी भी सिस्टम के साथ कोई लड़ाई नहीं है कि एलोपैथ बुरा है, आयुर्वेद ही अच्छा है या मेरा सीधा सीधा एक ही बात मैं बोलता हूँ, कोई भी पैथी लो, हमारा फ़ायदा होना चाहिए। बस शर्त एक है, उसका भविष्य में हमें कोई नुकसान ना देखना पड़े, बस एक ही शर्त है। आप आज एक चीज़ खाओ, आज आपने एंटीबायोटिक खाए, आज आप गैस की गोलियां खा रहे हो, गैस के कैप्सूल खा रहे हो, कल आपको है ना फिर और दुनिया भर की उसके चलते दवाइयाँ खानी पड़े। ऐसी दवाइयों के बजाय आप ऐसी दवाइयों पे आइए जो कम से कम भविष्य में आपको नुकसान तो ना दे। जी जी। नुकसान की बात आप कर रहे हो, तो हमारी ये धारणा है कि आयुर्वेद 100% सेफ है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, क्या सही है? देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट है ना, उसका साइड इफेक्ट है। कोई भी ऐसी चीज़ आप उठा लीजिए जो केवल इफेक्ट देती हो, साइड इफेक्ट ना देती हो। मैं एक बात बता दीजिए, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, कोई नहीं है। भक्ति भी, आप भक्ति वगैरह को भी ये कहे, कुछ लोग कहेंगे भक्ति करो बहुत अच्छा है, जिसको है ना सांसारिक जीवन में रहना है, वो अगर बहुत ज़्यादा भक्ति करता है वो सांसारिक जीवन में रहने लायक रहता नहीं है। जी जी, बिल्कुल, उसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा नेगेटिव सांसारिक इम्पैक्ट। हाँ, जीवन। तो वही चीज़ है कि जिस भी चीज़ का प्रभाव है उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अगर आप, वही बंदर के हाथ में तलवार वाली बात है, आप गधों को सरकार चलाने के लिए दोगे तो है ना, वो फिर देश का बंटाधार करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ आयुर्वेद में भी लागू होता है कि आप गलत मात्रा में, गलत समय पे, गलत तरीके से दवाइयों का प्रयोग करोगे तो नुकसान देंगे। वो काफ़ी पोटेंशियल उनमें रहता है बीमारियों को ठीक करने का, तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो ये बहुत गलत धारणा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जिसने लोगों के दिमाग में बैठाई है ना बात, वो सच में आयुर्वेद का भला नहीं, नुकसान करना चाहता था। उसने ये दिमाग में बैठा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक बहुत आजकल ट्रेंड है कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि शाम को 3-4 बजे के बाद और फिर मॉर्निंग लेट से 8 या 9 बजे तक एक लंबा गैप देते हैं अपने खाने में और पीने में। क्या ये आयुर्वेद के प्रिंसिपल से मिलता जुलता है? आपने खुद ही अभी बताया था कि 5:30 बजे हम खाना खा लेते थे, उसके बाद सुबह ही खाना होता था।
एक सीधा सा नियम है, सुबह उठने के 3 से 4 घंटे में, 4 घंटे भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए। भोजन या हल्का फुल्का आपको जो मतलब अपना एक किक स्टार्ट आपको कर लेना चाहिए। अंधेरा होने के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप हो गई। हम लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती है, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो एक नई पैकिंग में अंग्रेजी नाम के साथ हमारे पास आती है। आप और मैं क्या कर रहे हैं? पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी, पहले भी वार्तालाप चर्चाएं होती थी, चर्चाएं होती चर्चाएं थी। होती थी, जी, संभाष होते थे, बिल्कुल। परिषद होती थी। इनका नाम शायद या कुछ लोगों ने सुना ही होगा। नहीं, बहुत लोगों को तो ये नहीं मालूम होगा कि इनका मतलब क्या हाँ, है, तो मीनिंग क्या है। वही बात है। अब मैं मिलियन बिलियन बोलूंगा, वो लोगों को आसानी से समझ में, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ये समझ में आ जाएगा। अरब खरब इसके आगे क्या होता है? हाँ, आपने बताया था शुरू में, नील, पद्म, शंख, हाँ जी, है ना? तो महाशंख। तो जब तक वो नई पैकिंग में नहीं आती ना, हम्म। हमें वो मज़ा नहीं आता। और दही को लेके आप जो बता रहे थे, इसी तरह ये किसी दिन रिसर्च होके नई पैकिंग में, अब ये फास्टिंग को ऑटोफैजी नई ऑटोफेज, अच्छा, ये चला हाँ, है कुछ। नई पैकिंग में आया था। हम्म। उस पे 2015 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला था कि भूखे रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं जी, इसके। तो ऑटोफैजी नया नाम आया, नई पैकिंग आई, आप प्रोडक्ट हो ही खरीद लोगे। ठीक है, ठीक है। घी के बारे में मुझे बताइए, घी अच्छा है शरीर के लिए कि बेकार है? देसी घी जो होता है हमारा। अच्छा, बहुत अच्छा। घी जैसा कोई फैट शायद ही हो रहा होगा। बुरा तो इन मार्केटिंग कंपनियों ने बनाया था, और तेल भी तो बेचना था अपना, जी, वरना ओके। तेल कैसे बिकेगा? है हम्म। ना? तो घी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो ये कहते हैं ना घी खाने से आपका हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, अरे उससे ज़्यादा तो ये आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिफाइन होता है ना, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। घी तो आ, बहुत अच्छी चीज़, जिसको डाइजेशन के इशू है उसको मैं दूध से बनी सारी चीज़ें प्रयोग करने के लिए मना करता हूँ, बस इन्हें छाछ और घी को छोड़ के। अच्छा, आप दो चीज़ बोलते हो कि छाछ और घी खाओ। हाँ, बट दूध से बनी सारी चीज़ें बंद कर दो। घी वहाँ भी काम करता है। घी आपके जॉइंट्स में इशू है, वहाँ भी काम करता है। आपको मतलब 80-90% बीमारियां हैं जहाँ पर घी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही देगा। जी, 10% है वो कफ दोष प्रधान, जो कफ दोष है संतुलन के चलते, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद का जो दोष है, उसमें अगर कफ दोष की अधिकता है तो घी जो होता है वो हमारे कफ दोष को थोड़ा सा बैलेंस उसका बिगाड़ सकता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा घी खाने के लिए हम मना करते हैं, वरना अधिकतर जगह पर घी आपको लाभ ही देगा। और फिर से वही बात आती है यहाँ पे राहुल जी, कि ना इतने लंबे समय से हम कोई चीज़ कंज्यूम करते आ रहे हैं, तो अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वाकई हो रहा होता तो हमें साइंटिस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। समय द्वारा परीक्षित जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए साइंटिस्ट की जरूरत नहीं होती। आपने ना अभी एक चीज़ कही रॉबिन जी की, छाछ और घी, आप दो चीज़ करते हैं। अब दूध के बारे में आपने नहीं बोला कुछ भी। दूध अमृत है, पर आज के समय में नहीं है। अब क्योंकि मिलावट हो गई। हाँ जी, मिलावट हो गई। और जिस तरीके से दूध का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जिस तरह हार्मोन्स वगैरह का या फिर किया जा रहा है प्रोडक्शन, उनको इंजेक्ट किया जा रहा है, वो इसके अलावा जो नस्लों को, जो हम ये कहते हैं ना देसी नस्ल विदेशी नस्ल, और ये तो नस्लों को जिस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, या फिर ख़ास तरीके की भी ये ज़्यादा दूध देगी, इसी को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देनी है, इसी से आगे प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करना है। तो इस तरीके जब हम प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं ना, तो वो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है। मेरा ये मानना है, कम खा लो, अच्छा खा लो, ज़्यादा अच्छा है। जी, डॉक्टर रॉबिन, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आयुर्वेद में क्या सारी बीमारियों का इलाज है, या फिर कोई ऐसी बीमारियां भी हैं जो जिसका आयुर्वेद में इलाज नहीं है? देखिए, ये भी एक बहुत लोगों के मन में मिथ्या धारणा है कि आयुर्वेद में आप किसी भी बीमारी के लिए किसी भी स्टेज में आप चले जाओ, सबका इलाज होगा। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि 4 प्रकार के रोग होते हैं: सुख साध्य,
दुख साध्य, कष्ट साध्य जिसको कहा जाता है, मतलब सुख साध्य जो आसानी से ठीक हो जाते हैं, जो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, कष्ट साध्य जो थोड़ी परेशानी, थोड़ी दवाइयाँ वगैरह लेके ठीक हो जाएंगे। इसके बाद आता है एक याप्पे। याप्पे ऐसी कैटेगरी होती है जो रोग ऐसे रोग होते हैं जो पूरे तरीके से कभी जाते नहीं हैं। आयुर्वेद में ये कैटेगराइज किया गया है जो पूरे तरीके से कभी जाएंगे नहीं। जब तक आप परहेज करोगे, जब तक आप अपने दवाइयों को रेगुलर लेते रहोगे, अपने खान पान रहन सहन पे आप ध्यान रखोगे, वो ठीक रहेंगे। जैसे ही गड़बड़ की वो फिर से आ जाएंगे। और एक कैटेगरी बनाई गई है असाध्य, जो कभी ठीक होने वाले नहीं होते हैं। तो मैंने जैसे आप बताया था ना कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, या फिर आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज होता है। जो ये कह रहा है ना, सही मायने में आप पहले तो उससे पूछो, भाई तूने पढ़ भी रखा है आयुर्वेद? पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ा है? आधे तो सोशल मीडिया पे मुझे ऐसे मिलते हैं कि है ना, अपने नाम के आगे कुछ भी लगा के, गुरुजी या कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा मन में आया वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे खराब चीज़ वो आयुर्वेद को फ़ायदा कम, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। जी। तो आयुर्वेद में आपने जो असाध्य रोग की बात करी, ऐसे कोई है, नाम बता सकते हैं आप कोई? असाध्य बहुत सारे रोग हैं जो मान लीजिए एक ऐसा रोग है जो याप्पे, जिसको मैंने कहा था कि जब तक आप परहेज करोगे, दवाइयाँ लोगे, वो ठीक रहोगे। पर अगर मान लीजिए वहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया, वो हालत और बिगड़ती गई, तो असाध्य की कैटेगरी में इवन सिंपल रोग भी चला जाता है। बुखार वगैरह अगर किसी को होना स्टार्ट हो जाए, बुखार किसी को 1 दिन में 2 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है, पर अगर ध्यान ना दो तो वो भी वहाँ तक पहुँच जाता है ना। तो इसी तरीके से हर रोग का अगर प्रारंभिक अवस्था में ही आप ध्यान दे लो तो वो कष्ट साध्य या याप्पे की कैटेगरी में ही रुक जाएंगे, वरना असाध्य तक भी पहुँच सकते हैं। जी। ऐसा कोई भी रोग नहीं कहा जा सकता जिसको मतलब आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में ध्यान दो और आप अपनी लाइफ पूरे उम्र आराम से ना निकाल पाओ। अगर आपने ध्यान दिया तो आराम से आप निकाल सकते हो। और कौन सी बीमारी ऐसी जो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से, कौन सी तरह की बीमारियां जो आयुर्वेद बहुत अच्छे से ठीक कर देता है? ऑटो इम्यून कंडीशंस, जिनके लिए मॉडर्न साइंस आज ये कहते हैं कि है ना, ये पूरे तरीके से कभी नहीं जाती, या डायबिटीज़ वगैरह हुआ वो पूरे तरीके से कभी नहीं जाएगा, आपको ठीक नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, ख़ास तौर पे ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशंस का चाहे कोई कितना ही ज्ञान दे ले, कितने ही रिसर्च पेपर ले आए, दुनिया आयुर्वेद is the भर best. के पेशेंट्स मैंने खुद अपने हाथों से और अपने साथियों के ना जाने कितने ऐसे केस देखे हैं। सोराइसिस, आप किसी भी स्किन डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहेगा ये कभी ठीक नहीं होगी, दवाई खाते रहोगे तो ठीक है। बिल्कुल आदमी के ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर वो नोच डालने का मन करता है, वो भी ठीक होते देखे हैं। IBD के पेशेंट, कोलाइटिस के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट। आर्थराइटिस के लिए आपने सुना होगा कि दवाइयाँ खाते रहोगे तब तक ठीक। दवाइयाँ खाने से भी काम नहीं चलता है एलोपैथ में, तो दवाइयाँ जब तक खाते रहोगे, खाते खाते भी आपकी हालत बिगड़ती ही जाएगी। डायबिटीज़ में आज 1 गोली चल रही है, परसों तक 4 हो जाएंगी। परसों तक कहने का सेंस आप समझ गए होंगे। पर वही है, मेरा एक ही मानना है, आप कोई पैथी लो, कोई किसी भी तरीके से, बस हमें ठीक कर दो। शर्त एक होनी चाहिए, उसका भविष्य में हमें कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रॉबिन, थैंक यू सो मच। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी और मुझे बहुत सीखने मिला आयुर्वेद के बारे में, और जो मुझे थोड़े से मिसकंसेप्शन थे वो भी आज दूर हुए। तो थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और अब आशा करूंगा आप कम से कम, आप तो रात को दही नहीं खाओगे। मैं दही खाने के लिए भी 2 बार सोचूंगा पहले दिन में भी। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।